नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के ऊपर। और राजस्थान के भूगोल में हम लोग देखेंगे कि नए ज़िलों और संभागों के गठन के बाद राजस्थान का जो स्थिति और विस्तार है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों में किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है और वहाँ से हमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे पहले राजस्थान में जो भी परिवर्तन हुआ है उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए राजस्थान के 9 नए ज़िले, संभागीय व्यवस्था और राजस्थान का सामान्य परिचय, इन टॉपिक्स पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूँ। और यदि आप लोगों ने अब तक ये वीडियोज़ नहीं देखे तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, राजस्थान का नया भूगोल या न्यू राजस्थान ज्योग्राफी, इस नाम से आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर इन वीडियो के बारे में देख सकते हैं। और राजस्थान में जो बदलाव हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस है उनको आप लोग देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि स्थिति और विस्तार जो है उसमें हम लोगों से परिवर्तित प्रश्न जो है वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका तरीका अब बदल जाएगा। यानी यहाँ से कुछ नए क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में अंत तक। आप लोग राजस्थान के स्थिति और विस्तार से रिलेटेड जितने भी नए प्रश्न बनने वाले हैं उन तमाम फैक्ट को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। जैसा कि हम लोगों ने कल राजस्थान की सापेक्ष स्थिति देखी थी कि ग्लोब के संदर्भ में हमने देखा था, ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की जो स्थिति है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। और ये बात की थी कि राजस्थान जो है ग्लोब में, यदि हम राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान विश्व का जो आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि उत्तर का मतलब होता है कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो हमेशा उत्तर से उत्तर चलेगा, जबकि देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ चलेगा, पूर्व से पूर्व चलेगा। यानी पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर चलेगा। तो बात करते हैं राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की। अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का प्रारंभ होता है 23 डिग्री 3 मिनट से। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है। और यह आपका 30 डिग्री 12 मिनट तक, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक चलता है। तो इस प्रकार से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यदि हम लोगों से पूछा जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। वहीं यदि हम लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 69 डिग्री 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ से लगा के, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल सा परिचय था जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब यदि हम लोग आगे बात करें तो आगे हम लोग देखेंगे कि राजस्थान कितने अक्षांशों पर फैला हुआ है और राजस्थान जो है वो कितने देशांतरों पर फैला हुआ है। यदि हम लोग बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की तो राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होकर 30 डिग्री 12 मिनट तक चलता है। इसका मतलब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यदि हम लोग देखें तो आपके 12 में से 3 गए, पीछे बचेंगे 9, और 30 में से 23 गए, पीछे बचेंगे 7। यानी राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट यानी इतने अक्षांशों में फैला हुआ है। जबकि देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करें तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार आपका शुरू होता है 69 डिग्री 30 मिनट से
और 78 डिग्री 17 मिनट तक चलता है। अब यदि हम लोग बात करें कि राजस्थान कितने देशांतर में फैला हुआ है, तो हम 17 में से 30 को नहीं घटा सकते। ऐसे में हम 78 में से एक उधार लेंगे तो इधर से हम लोग डिग्री उधार लेंगे और वो इधर मिनट में आके चेंज होगी। तो यहाँ पे कितने मिनट होंगे? 60 मिनट। यानी 60 मिनट जो हमने उधार लिए और 17 मिनट ये, यानी टोटल हो गए आपके पास कितने? 77 मिनट। 77 में से 30 को घटाते हैं तो हमारे पास बचता है 47, यानी 47 मिनट। फिर 78 डिग्री था, 78 डिग्री में से 1 डिग्री हम लोगों ने उधार ले लिया, यानी हमारे पास बचा है 77 डिग्री। तो 77 डिग्री में से 69 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 डिग्री। 8 डिग्री 47 मिनट। ये है आपका राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतर पर विस्तार कितना है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 8 डिग्री 47 मिनट। आगे बात आती है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। राजस्थान के मध्यवर्ती अक्षांश की यदि हम बात करें तो आप लोग चाहो तो मध्यवर्ती अक्षांश निकालने के लिए एवरेज का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकते हैं कि आपका 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट, इनको जोड़कर 2 का भाग लगाएं तो आपके सामने आएगा 26 डिग्री 37 मिनट। 26 डिग्री 37 मिनट। इसका मतलब राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है उसका नाम है 26 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। जबकि राजस्थान के मध्यवर्ती देशांतर की यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान का मध्यवर्ती जो देशांतर होगा उसका मान होगा आपका 73 डिग्री 54 मिनट। 73 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राजस्थान का अक्षांशों पर विस्तार देख लिया, देशांतर पर विस्तार देख लिया, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश और राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर भी देख लिया। आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो अक्षांश और देशांतर है इनका उपयोग किस चीज़ में होता है। तो यदि हम लोग बात करें अक्षांश के उपयोग की, तो अक्षांश जो है इसका उपयोग किया जाता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु बताने में। देखो, एक यूज़ तो इन दोनों का कॉमन है और वो है किसी भी स्थान की स्थिति बताने में। किसी भी स्थान की स्थिति बताने में हम यूज़ करते हैं किसका? अक्षांश और देशांतर का। दूसरे उपयोग की यदि हम बात करें तो अक्षांशों का जो मुख्य उपयोग है वो आपका है किसी भी देश की जलवायु बताने में। यानी किसी भी देश की जलवायु जो है उसका निर्धारण वहाँ के अक्षांशों से होता है। कैसे? तो हम लोग बात करते हैं विश्व की। तो विश्व में यदि हम लोग बात करें तो विश्व को हम लोगों ने, ये आपकी विषुवत रेखा, इससे नीचे यानी 0 डिग्री जो है इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। और 66.5 डिग्री 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश। सेम ऐसा का ऐसा ही उत्तर दिशा की तरफ यदि हम देखें तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री या 66 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस प्रकार से ये आपके पास 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग जानते हैं कर्क रेखा के नाम से, जबकि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग जानते हैं मकर रेखा के नाम से। अब सूर्य जो है ये कर्क रेखा से लगा के और मकर रेखा के बीच लंबवत चमकता है। ऐसे में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो क्षेत्र आएंगे वहाँ की जो जलवायु होगी वो होगी उष्णकटिबंधीय। वो कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय। जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिणी ध्रुव की तरफ यदि हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ जो आपको जलवायु देखने को मिलेगी वो मिलेगी शीत कटिबंधीय। शीत कटिबंधीय। और इसी प्रकार से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ चलेंगे तो हमें जो जलवायु मिलेगी वो कैसी मिलेगी? शीत कटिबंधीय। शीत कटिबंधीय। अब क्षेत्र बच गया इनके बीच का, यानी 23.5 डिग्री
और 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो जलवायु मिलती है ये आपकी उष्ण और शीत के बीच की मिलती है। उष्ण और शीत के बीच की जलवायु मिलती है, जिसको हम लोग जानते हैं उपोष्ण के नाम से, या इसी को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण। वैसे तो होता ये है कि यदि आप 23.5 के ज़्यादा नज़दीक हैं तो आप लोग वर्ड यूज़ करते हैं उपोष्ण, और 66.5 के ज़्यादा नज़दीक हैं तो वर्ड यूज़ करते हैं शीतोष्ण। ठीक ऐसा का ऐसा ही आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है। अब इनसे निर्धारित होगा कि कोई देश किस कटिबंध में आ रहा है। जिस कटिबंध में कोई देश आएगा उसकी जलवायु उसी प्रकार की होगी। आगे जैसे हम लोग राजस्थान की जलवायु देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। ऐसे में बांसवाड़ा और डूंगरपुर का वो क्षेत्र जो कर्क रेखा से नीचे होगा वो तो आएगा उष्ण कटिबंधीय में। बाकी सारा का सारा राजस्थान, जैसा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था 23 डिग्री 3 मिनट से लगा के 30 डिग्री 12 मिनट। इसका मतलब राजस्थान का मैक्सिमम जो पोर्शन है ये आपका उपोष्ण कटिबंध में आता है। किस में आता है? उपोष्ण कटिबंध में आता है। ऐसे में हम लोग राजस्थान की जलवायु जो है उसको बताते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है, तो हम लोग आंसर कर रहे होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की। अब ये हो गया आपका जलवायु बताने में यूज। तो अक्षांश के आधार पर राजस्थान की जलवायु की यदि हम बात करें कि राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो राजस्थान की जलवायु में कर्क रेखा से नीचे का भाग, कर्क रेखा से दक्षिण का जो भाग है, दक्षिण का भाग वो तो आता है उष्ण कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में। जबकि कर्क रेखा से उत्तर का भाग यानी शेष राजस्थान, कर्क रेखा से उत्तर का भाग ये आपका किस में आता है? ये आता है उपोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में। क्योंकि राजस्थान का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो उपोष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए हम लोग आंसर कर रहे होते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है वो आपकी उपोष्ण कटिबंधीय है। तो ये तो हो गया आपका अक्षांश का उपयोग। फिर बात करते हैं देशांतर की। तो देशांतर जो होता है उसका उपयोग होता है समय बताने में। स्थिति के साथ देशांतर किसका निर्धारण करता है? समय का निर्धारण करता है। यानी किसी भी देश का समय जो होगा वो क्या होगा, इसका निर्धारण किससे किया जाता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे देशांतर से। अब देशांतर से जब समय का निर्धारण किया जाता है तो हम लोग देखते हैं कि राजस्थान में यदि हम बात करें तो राजस्थान का विस्तार आपका स्टार्ट होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और इनके बीच जो अंतर था वो अंतर हम लोगों ने देखा था कि 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर पाया जाता है किसके बीच? राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के बीच। ऐसे में यदि हम लोग बात करें तो ये हमारा ग्लोब, और ग्लोब पे बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा से यदि हम लोग पूर्व में जाएंगे, यदि हम लोग पूर्व में जाएंगे तो समय बढ़ेगा। समय क्या करेगा? बढ़ेगा। और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा, समय घटेगा। यानी पूर्व वाले आगे होते हैं और पश्चिम वाले पीछे होते हैं। अब राजस्थान में यदि हम देखें कि राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल कितना है, तो उसके लिए सूर्य की किरणें जो है उनको 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय जो लगता है वो लगता है 4 मिनट। अब राजस्थान कितने देशांतरों पर फैला हुआ है? तो हम लोग बोल रहे होंगे 8 डिग्री और 47 मिनट। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसको 4 से गुणा कर देना है। तो मिनट को जब आप 4 से गुणा करोगे तो 47 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 188 का 188। 4 को 7 से गुणा किया, 7 चौके 28, हासिल की लग जाएगी 2, 4 चौक 16 और 2 18, यानी 188। ये समय जो आएगा ये आएगा सेकंड में। जबकि 8 को यदि आप 4 से गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 32 मिनट। अब देखिए 188 सेकंड को यदि हम मिनट में चेंज करें तो हमारे पास आता है 3 मिनट 8 सेकंड। इसका मतलब 32 में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो राजस्थान के दोनों सिरों के बीच
सूर्योदय और सूर्यास्त का जो अंतर होता है वो होता है 35 मिनट 8 सेकंड का। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि राजस्थान के दोनों सिरों के मध्य लगभग 35 मिनट का अंतर पाया जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त में। अब सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले जो सूर्योदय होगा ये आपका, क्योंकि पूर्व का समय आगे होता है तो पूर्वी देशांतर पर होगा। इसका मतलब 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर जो है उस पर सबसे पहले सूर्योदय होगा, जबकि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर सबसे लास्ट में सूर्योदय होगा। और इन दोनों के बीच अंतर कितना है वो हम लोगों ने देखा है, लगभग 35 मिनट। आगे बात करते हैं कर्क रेखा की। तो हम लोगों ने देखा कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है यह आपका 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट होता है। कर्क रेखा की यदि हम बात करें तो कर्क रेखा हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री बोल दो या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो होती है, उत्तरी अक्षांश, इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि 23-3 के बाद कहीं ना कहीं एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम लोगों को 23 डिग्री 30 मिनट मिलेगा। वो जो 23 डिग्री 30 मिनट होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हमारी कर्क रेखा है। यानी ये होगी आपकी, जैसे मान लो कर्क रेखा, नाम क्या हो जाएगा इसका, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा से दक्षिण का ये जो भाग है ये तो आता है हमारा उष्ण कटिबंध में। ये तो कहाँ पे आता है, उष्ण कटिबंध में। जबकि इससे उत्तर का जो भाग है ये कौन से कटिबंध में आता है, उपोष्ण कटिबंध में। अब आप देखिए कि राजस्थान का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो उपोष्ण कटिबंध में आ रहा है। इसलिए हम लोग आंसर कर रहे होते हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। कर्क रेखा की यदि हम लोग लंबाई की बात करें कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो हम लोग आंसर कर रहे होते हैं 26 किलोमीटर। इस 26 किलोमीटर में से 26 किलोमीटर ये जो लंबाई है ये आपकी 2 जिलों में विस्तृत है। 2 जिले कौन कौन से, एक जिले का नाम है बांसवाड़ा और दूसरे जिले का नाम है डूंगरपुर। बांसवाड़ा में यदि हम लोग बात करें कर्क रेखा की लंबाई की तो हमें देखने को मिलती है 25 किलोमीटर, जबकि डूंगरपुर में हमें इसकी लंबाई मिलती है 1 किलोमीटर। इस प्रकार से टोटल राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो हो गई हमारे कितने किलोमीटर, 26 किलोमीटर। ये बेसिक सा प्रश्न है और सीधा सा पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है कि कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कौन से ज़िले में है, तो हम लोग आंसर कर रहे होते हैं बांसवाड़ा में। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पे, बांसवाड़ा में। आगे बात करते हैं कर्क रेखा से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक गांव यदि हम लोगों से पूछा जाए, गांव का नाम पूछा जाए, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे चीखली गांव। कौन सा गांव, चीखली गांव। और चीखली गांव जो है ये आपका पड़ता है डूंगरपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में, डूंगरपुर ज़िले में। फिर कर्क रेखा से सबसे दूर गाँव, यानी कर्क रेखा से सबसे दूर गांव जो होगा वो आपका होगा राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव। आगे हम लोग देखेंगे कि राजस्थान की चारों दिशाओं में स्थित गांवों के नाम क्या है। तो सबसे दूर गांव जो होगा उसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, कोणा गांव। कोणा गांव। और कोणा गांव जो है ये कहाँ पे पड़ता है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे श्री गंगानगर में। श्री गंगानगर में कौन सा गांव पड़ता है, कोणा गांव। फिर कर्क रेखा के सबसे नज़दीक तहसील, सबसे नज़दीक तहसील की यदि हम लोग बात करें तो वो हमारी हो जाएगी कुशलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील, कुशलगढ़ तहसील। और कुशलगढ़ तहसील है बांसवाड़ा की, बांसवाड़ा। जबकि सबसे दूर तहसील की यदि हम बात करें तो वो हो जाएगी श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर जो है ये आपकी गंगानगर ज़िले की, कहाँ की, श्री गंगानगर ज़िले की। फिर बात करते हैं कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय। तो सबसे नज़दीक स्थित जिला मुख्यालय हो जाएगा आपका बांसवाड़ा। और कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय यदि हम बात करें तो हो जाएगा श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। फिर बात करते हैं कि कर्क रेखा से सबसे नज़दीक संभाग मुख्यालय, सबसे नज़दीक संभाग मुख्यालय हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा संभाग का। और बांसवाड़ा संभाग राजस्थान का नवीनतम संभाग है, राजस्थान का नवीनतम संभाग है। यहाँ से हम लोग एक फैक्ट और याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के केवल और केवल एक ही संभाग से गुजरती है और उस संभाग का नाम क्या है, बांसवाड़ा। तो आप लोग चाहें तो ये पॉइंट भी नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट लगा के लिख सकते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है।
बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है। वर्तमान में यदि हम बात करें तो कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है। पहले ये उदयपुर संभाग से गुजरती थी। पहले कहाँ से गुजरती थी? उदयपुर संभाग से गुजरती थी। फिर कर्क रेखा से सबसे दूर संभाग मुख्यालय की यदि हम बात करें तो वो आपका हो जाएगा बीकानेर। वो हो जाएगा कौन सा? बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग जो है इसका संभाग मुख्यालय कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित संभाग मुख्यालय। आगे बात करते हैं हम लोग कि कर्क रेखा जो है वो सूर्य की किरणों से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कर्क रेखा और सूर्य की किरणों की स्थिति। तो कर्क रेखा पर सूर्य जो है सीधा या लंबवत कब चमकता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 21 जून को। आप लोग बताइए कि 21 जून को प्रतिवर्ष जो हम योगा दिवस मनाते हैं तो 2023 में जो हमने योगा दिवस मनाया ये क्रमानुसार कौन सा योगा दिवस है? फिर बात करते हैं कि सूर्य की किरणें जो है सर्वाधिक सीधी या सर्वाधिक लंबवत कहाँ पड़ेगी? तो हमारा आंसर होगा बांसवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? बांसवाड़ा जिले में, या हम लोग बोल सकते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में। राजस्थान के दक्षिणी भाग में तो सूर्य की किरणें चाहे तो आप सीधी बोल दो चाहे आप लंबवत बोल दो, सबसे ज़्यादा लंबवत या सबसे ज़्यादा तिरछी सीधी कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा जिला या राजस्थान का दक्षिणी भाग। जबकि सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी यानी सूर्य की किरणों में सर्वाधिक तिरछापन जो है ये आपका गंगानगर जिले में आता है। कहाँ आता है? गंगानगर जिले में। और यदि हम क्षेत्रानुसार देखें तो राजस्थान का उत्तरी भाग, राजस्थान का कौन सा भाग? उत्तरी भाग। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सीधी और लंबवत कैसे? तो ध्यान रखना, जैसे ये हमारा मान लो पृथ्वी है और इस पर ये आपकी कर्क रेखा मान लेते हैं। कर्क रेखा ये मान लेते हैं कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा। अब सूर्य जो है ये लंबवत, सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पे चमकती है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कर्क रेखा पर। किस दिन चमकती है? 21 जून को। अब जैसे जैसे हम कर्क रेखा से उत्तर की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणें जो होगी इनका तिरछापन बढ़ता जाएगा, इनका तिरछापन बढ़ता जाएगा। तो राजस्थान में सबसे उत्तरी पॉइंट जो होगा, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे गंगानगर। तो गंगानगर जिला जो है उसमें सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है सूर्य की। और कई बार एग्जामिनर हम लोगों से जिलों के क्रम को लेकर कि सूर्य की किरणों की तिरछेपन के आधार पर या सीधेपन के आधार पर आरोही या अवरोही स्थिति, इसको लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में हम लोग आगे राजस्थान का मैप देख के बात करेंगे। फिर बात करते हैं यदि हम लोग दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि सूर्य की किरणें जो है इनका तिरछापन बढ़ता है, तिरछापन बढ़ता है। जबकि सूर्य की किरणों का जो कोण है ये कोण कम होता है, कोण घटता है। अब आप बोलोगे सर कोण कैसे घटेगा? तो हम यदि बात करें कि एक प्लेन सतह है और इस पर एक लंबवत किरण आ रही है, इसका मतलब ये इसके साथ कोण कितने डिग्री का बना रही है? 90 डिग्री का। लेकिन यही सतह के साथ मान लो यहाँ कोई सोर्स है और इससे कोई लाइट आ रही है और वो तिरछी आ रही है, तो ये जो कोण होगा ये कोण हमेशा 90 से कम होगा, 90 से कम होगा। इसका मतलब दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ यदि हम लोग जाते हैं तो कोण हमेशा क्या करेगा? घटेगा, जबकि तिरछापन क्या होगा? बढ़ेगा। फिर बात करते हैं कि दक्षिण से उत्तर दिशा या उत्तर से दक्षिण कर लेते हैं, इसको मिसप्रिंट हो गया, उत्तर से दक्षिण कर लीजिए आप। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने पर सूर्य की किरणें जो है इनका सीधापन क्या होता है? बढ़ता है। जबकि इनका जो कोण होता है कोण जो है ये भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन इनका तिरछापन जो है वो कम होता है। तिरछापन क्या होता है? कम होता है। सीधापन बढ़ता है और कोण जो है उसमें भी क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे मान लो गंगानगर की तरफ सूर्य की किरणें 90 डिग्री से कम कोण बना रही है और बांसवाड़ा की तरफ जैसे जैसे हम आएंगे उस कोण का मान बढ़ता जाएगा और बांसवाड़ा में आता है तो इसका मान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आगे बात करते हैं माही नदी के बारे में।
तो माही नदी और कर्क रेखा के बीच क्या संबंध है, तो सीधा सा ध्यान रखेंगे कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है। कितनी बार? 2 बार काटती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में माही नदी यदि हम बात करें तो ये हमारी कर्क रेखा हो गई। तो माही नदी दक्षिणी दिशा से प्रवेश करके वापस दक्षिणी दिशा में निकलती है। ऐसे में कर्क रेखा पर ये माही नदी जो है कितनी बार? 2 बार। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। जबकि माही नदी राजस्थान में उल्टे यू के आकार में बहती है। कैसे बहती है? उल्टे यू के आकार में, उल्टे यू के आकार में बहती है। अब बात करते हैं कि विभिन्न अक्षांश जो है उनको 2-2 बार काटने वाली नदियाँ कौन सी है। तो कर्क रेखा की यदि हम बात करें तो कर्क रेखा को काटती है माही, भूमध्य रेखा को काटती है कांगो, और मकर रेखा को काटती है एक नदी जिसका नाम है लिम्पोप। याद कैसे रखेंगे? तो आप सीधा से याद रख सकते हो माँ काली से। माँ काली, माँ का मतलब माही, का का मतलब कांगो, ली का मतलब लिम्पोप। फिर कर्मानुसार आप देखिए, जब हम लोगों ने ग्लोब देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि बीच में आपकी भूमध्य रेखा। फिर यदि बात करें तो इससे ऊपर की तरफ कर्क रेखा, इससे दक्षिण की तरफ मकर रेखा। तो इनका सीक्वेंस भी यही रहेगा, माही ऊपर, फिर आपकी कांगो और उसके बाद आपकी लिम्पोप। ये आपकी विभिन्न अक्षांशों को 2-2 बार काटने वाली नदियाँ हो गई। आगे बात करते हैं राजस्थान की चारों दिशाओं में स्थित गांव। इसको लेकर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? तो यदि हम बात करें राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की तो आप लोग बोलेंगे कि सर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश यहाँ से लगा के और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। फिर बात करते हैं देशांतर की, तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगा के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब यदि हम बात करें तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी गांव आपका होता है जिसका नाम है बोरकुंड। जिसका नाम क्या है? बोरकुंड। आप हमेशा यूँ याद कर सकते हो कि कुंड जो होता है हमेशा नीचे होता है। कुंड, पानी का, जल का जो कुंड होता है वो कहाँ होता है? हमेशा धरती पे होता है, और नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है। इसका मतलब गांव कौन सा हो गया? बोरकुंड। उसके बाद तहसील कौन सी? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कुशलगढ़। और जिला पूछा जाए तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बांसवाड़ा। जिला कौन सा? बांसवाड़ा। अब प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान के किस गांव से होकर गुजरती है, तो हम लोग आंसर करेंगे बोरकुंड से। फिर उसके बाद बात करते हैं 30 डिग्री 12 मिनट या राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव। उत्तरी गांव की यदि हम लोग बात करें तो उत्तरी गांव होता है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव। यहाँ की तहसील और जिला दोनों का नाम है गंगानगर। दोनों का नाम क्या है? श्री गंगानगर। अब देखिए कोणा गांव को कैसे याद रखें। कोणा को आप ऐसे कनेक्ट करो, आप इस चीज़ को अन्यथा ना लें, ये केवल और केवल आप लोगों को समझाने के लिए। भाई कोई भी व्यक्ति जो होता है वो काणा कहाँ से होता है? तो काणा होता है आँख से। काणा कहाँ से होता है? आँख से। और आँख होती है ऊपर। भाई शरीर का जो पोर्शन है उसमें ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे होती है आँख, और आदमी जो है काणा कहाँ से होता है? आँख से होता है। ऊपर का मतलब हम याद रखेंगे उत्तर। तो उत्तरी गांव कौन सा हो जाएगा? कोणा गांव। कोणा गांव से कौन सी रेखा गुजरती है? 30 डिग्री 12 मिनट। फिर बात करते हैं पश्चिमी में यदि हम लोग बात करें तो हमारी पश्चिमी जो सीमा रेखा है ये पाकिस्तान से लगती है। कहाँ से लगती है? पाकिस्तान से लगती है। अभी हम याद करेंगे इसको। राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव है आपका कटरा। पश्चिमी गांव कौन सा है? कटरा। और पश्चिमी तहसील जो है उसका नाम है सम, और ज़िले का नाम है जैसलमेर। जबकि पूर्वी गांव जो है उसका नाम है सिलाना। तहसील की यदि हम बात करें तो तहसील का नाम है राजाखेड़ा। और ज़िले की यदि हम बात करें तो ज़िला है आपका धौलपुर। ज़िला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। अब यदि हम बात करेंगे इसको कैसे याद करें, तो देखो पाकिस्तान वालों के साथ हमारी अक्सर लड़ाइयाँ चलती रहती है। तो आप लोग यूँ याद करो कि पाकिस्तान की तरफ से काटा से क्या हो जाएगा? कटरा। जबकि धौलपुर की तरफ से सिल्दिया। इसका मतलब सिलाना कहाँ पे? धौलपुर में। यानी काटा कहाँ से? पाकिस्तान की तरफ से, यानी कटरा, और सिल्दिया कहाँ पे? धौलपुर में। इसका मतलब सिलाना। अब यदि हमसे पूछा जाए कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे कटरा गांव से। जबकि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे सिलाना गांव से। अब देखिए
राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय, यानी सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ पे होता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे राजस्थान के सिलाना गांव में, और ज़िले की बात करें तो धौलपुर ज़िले में। जबकि सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पे होता है? कटरा गांव में, और ज़िले की बात करें तो जैसलमेर ज़िले में। आगे बात करते हैं राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान की लंबाई की बात करें हम लोग, ये आपकी उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। तो उत्तर से दक्षिण यदि राजस्थान की लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की जो लंबाई है वो आपकी है 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। वहीं यदि हम लोग पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व लंबाई की बात करें तो वो लंबाई हमारी हो जाएगी 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और लंबाई और चौड़ाई, आप एक को लंबाई मान सकते हैं, एक चौड़ाई मान सकते हैं। तो आप लोग यूँ याद कर सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व हम लोग चौड़ाई बोल देते हैं, उत्तर से दक्षिण हम लोग क्या बोल देते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि राजस्थान जो है वो वीरों की धरती रहा है। ऐसे में यहाँ के जो वीर थे उनका सीना चौड़ा था। राजस्थान का क्या चौड़ा है? सीना चौड़ा है। सीना चौड़ा है, इसका मतलब सीना कैसे होता है? पश्चिम से पूर्व होता है, तो चौड़ाई ज़्यादा होगी। तो पूर्व से पश्चिम आपकी हो जाएगी कितनी? 869 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण हो जाएगी कितनी? 826 किलोमीटर। अब यदि हम बात करें कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, तो 869 में से 826 को यदि हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 43 किलोमीटर। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई के बीच अंतर कितना है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 43 किलोमीटर। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, और राजस्थान का मध्यवर्ती गाँव कौन सा है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला और मध्यवर्ती गाँव कौन सा है। फिर बात करते हैं, जब हम लोगों ने ये लंबाई देख ली है तो हम लोग अब देख लेते हैं कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम से लगा के दक्षिण पूर्व की लंबाई कितनी है, यानी ये वाली लंबाई। इस वाली लंबाई की यदि हम लोग बात करें तो ये लंबाई आपकी हो जाएगी 850 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 850 किलोमीटर। और यदि हम बात करें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी ये वाली लंबाई, तो ये लंबाई हो जाएगी आपकी 784 किलोमीटर। इस प्रकार से ये आपकी राजस्थान की विकर्णवत लंबाई पूछे तो हम लोग आंसर करेंगे 850 और 784। लंबाई पूछे तो हम लोग आंसर करेंगे 826। चौड़ाई पूछे तो हम लोग आंसर करेंगे 869 किलोमीटर। याद रखना, चौड़ाई ज़्यादा है, पश्चिम से पूर्व लंबाई यदि पूछी जाए तो 869 किलोमीटर है। अब बात आ जाती है राजस्थान की सीमा रेखा की। राजस्थान की सीमा रेखा की यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान की सीमा रेखा जो है, राजस्थान केवल और केवल स्थलीय सीमा बनाता है। केवल और केवल कैसी बनाता है? स्थलीय सीमा बनाता है। इसका मतलब राजस्थान के चारों तरफ कोई समुद्र स्थित नहीं है या महासागर स्थित नहीं है, तो केवल और केवल स्थलीय सीमा बनाता है। और स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो लंबाई है आपकी 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। अब इसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आ गई, तो अंतर्राज्यीय सीमा जो है उसकी लंबाई हो जाएगी 4850 किलोमीटर। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान की टोटल जो स्थलीय सीमा है उसका कितना प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और कितना प्रतिशत अंतर्राज्यीय सीमा रेखा है। आप लोग चाहो तो इसको सीधा सा कैलकुलेटर का यूज करके भी निकाल सकते हैं। 1070 बटा 5920 इंटू 100। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित राजस्थान के ज़िले। तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया। और ये जो निर्धारण किया गया था ये किया गया था 17 अगस्त 1947 को। और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये आपकी एक देश के साथ लगती है और उस देश का नाम है पाकिस्तान। फिर रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राजस्थान के ज़िले। तो ज़िलों में यदि बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा गंगानगर के बाद आएगा अनूपगढ़ के बाद आएगा बीकानेर, और बीकानेर के बाद आएगा जैसलमेर,
जैसलमेर के बाद आएगा बाड़मेर। तो राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 5। इन 5 जिलों में से बाड़मेर आगे जाके आप लोग देखेंगे ये हमारा बाड़मेर, और बाड़मेर आगे जाके किससे सीमा बना रहा है? गुजरात से। जबकि गंगानगर ये आगे जाके सीमा बना रहा है किससे? पंजाब से। यानी 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं कौन कौन से जिले? गंगानगर और बाड़मेर। जबकि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले 3 जिले हैं। कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर और अनूपगढ़। ये 3 जिले ऐसे हैं जो केवल और केवल कैसी सीमा बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आगे बात करते हैं। जैसलमेर जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है उसकी लंबाई है 464 किलोमीटर, 464 किलोमीटर। बाड़मेर की यदि हम लोग बात करें तो बाड़मेर जो सीमा रेखा साझा करता है वो आपकी है 228 किलोमीटर। बाकी की अभी हम लोग नहीं बता सकते। रीज़न ये है कि अभी तक प्रॉपरली मैप जारी नहीं हुआ है कि कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बनाएगा। पहले वाली सीमा ज़रूर हम बता सकते हैं, लेकिन वर्तमान जो सीमा है कौन सा जिला कितनी सीमा बनाएगा इसका अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है। तो जब तक पर्याप्त डाटा नहीं आ जाता तब तक हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते कि कौन सा जिला कितनी सीमा बनाएगा। हाँ, एक आइडिया ज़रूर लगा सकते हैं राजस्थान के मैप को देखकर कि सबसे ज़्यादा कौन सा बनाएगा और सबसे कम कौन बनाएगा। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं उसके ऊपर भी। ये आपका राजस्थान का मैप। अब इस राजस्थान के मैप में यदि हम देखें तो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है ये आपकी गंगानगर से लगा के और बाड़मेर तक हो गई। इसमें यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा आ रही है वो आपकी किसकी आ रही है? तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे जैसलमेर की। सर्वाधिक सीमा रेखा किसकी आ रही है? जैसलमेर की। जबकि न्यूनतम पहले हम लोग क्या पढ़ते थे? पहले हम लोग पढ़ते थे बीकानेर। बीकानेर की मात्र 168 किलोमीटर थी, लेकिन उसमें से भी घटाकर कुछ पोर्शन अनूपगढ़ में डाल दिया गया है। तो ऐसे में यदि हम बात करें, यह आपकी बीकानेर की सीमा, ये बीकानेर की सीमा और ये श्री गंगानगर की सीमा। तो अब आप लोग खुद मैप को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा? न्यूनतम बनाएगा बीकानेर। न्यूनतम कौन बनाएगा? बीकानेर। फिर आप लोग क्षेत्रफल को भी देख सकते हैं कि क्षेत्रफल यदि हम देखें तो सबसे बड़ा जिला यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कौन सा लग रहा है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे जैसलमेर। जबकि छोटा जिला आप देखिए ये आपका गंगानगर, बिल्कुल छोटा सा, उससे बड़ा अनूपगढ़ हो गया। बीकानेर वैसे ही बड़ा है और बाड़मेर वैसे ही बड़ा है। तो ऐसे में यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। आगे बात करते हैं इससे रिलेटेड तथ्यों की। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विस्तार। विस्तार की यदि हम बात करें तो इसका विस्तार गंगानगर के हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट ये कहाँ पड़ता है? गंगानगर में। यहाँ से लगा के बाकासर, बाकासर, और बाकासर कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। सागड़, सागड़ बाड़मेर में पड़ता है। तो ये आपकी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है उसका विस्तार हो गया। यानी हिंदूमल कोट से प्रारंभ होगी और बाकासर बाड़मेर तक इसका विस्तार होगा। फिर बात करते हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। हम बात कर चुके हैं कितने? 3। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाने वाले तो हम लोगों ने बात की थी 2। और कुल कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो हम लोगों ने बात की थी 5 जिले। सर्वाधिक सीमा यदि हम बात करें तो हम लोगों ने अभी देखा था जैसलमेर। जबकि न्यूनतम की यदि हम बात करें तो न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? बीकानेर। जैसलमेर कितनी बनाता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 464 किलोमीटर, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन बीकानेर की बाउंड्री जब तक ऑफिशियली मैप जारी होकर ऑफिशियली मैप में ये बता नहीं दिया जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला कितनी सीमा बना रहा, तब तक हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कितनी जिला बनाएगा, कितनी सीमा बनाएगा। आगे बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय। तो सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय की यदि हम लोग बात करें तो आपका होगा अनूपगढ़ का, अनूपगढ़। अब राजस्थान का प्रॉपरली मैप देख के उसमें अनूपगढ़ की लोकेशन देखेंगे तो वो आपका बीकानेर से पश्चिम की तरफ होगा, बीकानेर और गंगानगर दोनों से। आगे बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय। ध्यान रखना, जो रेड क्लिफ रेखा पर 5 जिले स्थित हैं उनमें सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बीकानेर। ध्यान रखना, पहले हम लोग पर स्थित, अच्छा मैंने गलत बता दिया क्या? चेंज कर लेते हैं इसको। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो हमारा आंसर क्या होगा? बीकानेर। जबकि हमसे अगर ये पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो वो होगा राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर।
तो ये आप थोड़ा सा अपडेट कर लेना। सबसे पूर्वी जिला कौन सा? धौलपुर। तो सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। और रेड क्लिफ रेखा पर स्थित 5 जिलों में सबसे दूर जो जिला मुख्यालय है वो किसका है? बीकानेर का। यदि सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय की बात करें तो वो जाएगा आपका किसका? अनूपगढ़ का। पहले हम लोग अनूपगढ़ की जगह पढ़ा करते थे गंगानगर। आगे बात करते हैं, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे, सबसे बड़ा जिला होगा हमारा जैसलमेर। जबकि रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। ये इस प्रकार से हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से रिलेटेड कुछ डाटा देखे। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे साथ कौन कौन सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से सीमा बनाने वाले ज़िले जो है, पहले हम ज़िलों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के 2 प्रांत, पाकिस्तान के कितने? 2 प्रांत और 9 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से प्रांत है, कौन कौन से ज़िले हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है बहावल नगर, फिर भावलपुर के बाद रहमियार खान। ये जो ज़िले हैं ये आपके पंजाब प्रांत के। ये कौन से प्रांत के? पंजाब प्रांत के। जबकि आगे यदि हम लोग बात करें तो घोटकी, सुक्कुर, खैरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। इस थारपारकर के आधार पर बाड़मेर में जो गाय की नस्ल पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं थारपारकर नस्ल। ये जो 6 ज़िले हैं, ये 6 ज़िले कौन से प्रांत के हैं? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे सिंध प्रांत के। यानी सिंध प्रांत के 6 ज़िले और पंजाब प्रांत के 3 ज़िले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब याद कैसे करें? सबसे बड़ी समस्या आती है भाई, जब इधर से पूछा जा सकता है कि राजस्थान की तरफ से सीमा बनाने वाले ज़िलों में सर्वाधिक और न्यूनतम कौन बनाता है, तो उधर से भी पूछ सकते हैं, या कौन सा ज़िला बनाता है या कौन सा नहीं बनाता है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसको याद करने के लिए आप लोग छोटी सी लाइन याद कर सकते हैं। ये वैसे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन जिन पर हम बात कर चुके हैं। राजस्थान से सीमा बनाने वाले प्रांत हो जाएंगे 2, कौन कौन से? एक तो पंजाब प्रांत और एक सिंध प्रांत। राजस्थान से सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के ज़िले तो हम लोगों ने देखे थे 9 में से पंजाब प्रांत के कितने थे? 3 थे, और सिंध प्रांत के कितने थे? तो 6 थे। पंजाब प्रांत के 2 और सिंध प्रांत के कितने? 6। अब इनको याद कैसे करें? याद रखने के लिए आप लोग एक छोटी सी लाइन याद करें। छोटी सी लाइन आप ये याद कर सकते हैं कि बीबी रे गोटेसु उमर संग खेर थारी। ये लाइन यदि आप लोगों को याद है तो आपके सारे के सारे 9 ज़िले हो जाएंगे। बी का मतलब बहावल नगर, बी का मतलब बहावलपुर, बहावल नगर, बी का मतलब बहावलपुर, रहे का मतलब रहमियार खान। ये तीनों ज़िले किसके हो गए? पंजाब प्रांत के हो गए। उसके बाद घोटकी, सुक्कुर, उमरकोट, संगर, खैरपुर और थारपारकर, ये आपके 6 ज़िले जो है ये हो गए कौन से प्रांत के? सिंध प्रांत के। तो इस प्रकार से एक लाइन याद रखनी है आपको, बीबी रे गोटेसु उमर संग खेर थारी। ये लाइन यदि आप लोगों को याद होती है तो आपके पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान से सीमा बनाने वाले तमाम ज़िले आप लोगों को याद हो रहे होंगे। आगे इनसे रिलेटेड और जो फैक्चुअल प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला प्रांत कौन सा है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे पंजाब प्रांत। कौन सा प्रांत? पंजाब प्रांत। जबकि राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला प्रांत जो है उसका नाम है सिंध प्रांत। भाई पंजाब जब ज़्यादा बना रहा है तो सिंध क्या बनाएगा? कम बनाएगा। और राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला ज़िला जो है उसका नाम है बहावल नगर। उसका नाम क्या है? बहावल नगर। और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो ज़िला है उसका नाम हो जाएगा उमरकोट। इस प्रकार से ये हमारी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कंप्लीट होती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को लेकर राजस्थान की तरफ से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग उन पर भी बात कर लेते हैं। उन पर यदि हम लोग बात करें तो ये आपका राजस्थान का मैप है, और राजस्थान के मैप में आप लोग चाहें तो
यहाँ राजस्थान के ज़िलों का क्रम देख सकते हैं। इनको लेकर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कंटेंट यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस कंटेंट को बाकी लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक भी कर दिया करो, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप लोगों के लिए कुछ इसी प्रकार का कंटेंट मैं तैयार करता रहूँ। तो यहाँ हम लोगों से क्रम पूछा जा सकता है। क्रम कैसे पूछा जा सकता है? हम लोगों से पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले या रेड क्लिप रेखा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा? देखो, आरोही और अवरोही क्रम अभी हमें नहीं पूछेंगे, उसके पीछे रीज़न है, और रीज़न ये है कि सीमा रेखा की यदि हम लोग बात करें तो जैसलमेर की सर्वाधिक, फिर उसके बाद बाड़मेर दूसरे नंबर पे, और सबसे कम किसकी लगती है तो हम लोगों ने देखा बीकानेर की। अब अनूपगढ़ और गंगानगर, इन दोनों में से यदि हम लोग बात करें तो ज़्यादा किसकी, अभी हम लोग मैप देख लेंगे। अगर हमें लगा कि मैप को देखने के बाद हमें पता लग सकता है कि किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, तो आपको आरोही और अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम यदि हम बात करें तो सबसे उत्तर में गंगानगर, गंगानगर के बाद अनूपगढ़ के बाद बीकानेर के बाद जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद बाड़मेर। ये तो आपका उत्तर से दक्षिण क्रम। लेकिन दक्षिण से उत्तर क्रम पूछा जाए तो हमें इसको उल्टा कर देना। वहीं यदि हम लोग बनाई गई सीमा रेखा के अनुसार, ये जो सीमा रेखा बना रहे हैं उसके अनुसार आरोही और अवरोही क्रम देखें तो उस पर यदि हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका बना रहा है जैसलमेर के बाद आप यहाँ देख सकते हैं दूसरे नंबर पे कौन बना रहा है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बाड़मेर। पहले नंबर पे जैसलमेर, दूसरे नंबर पे बाड़मेर, तीसरे नंबर पे यदि हम लोग बात करें तो गंगानगर और बीकानेर दोनों से ज़्यादा है किसकी, अनूपगढ़। चौथे नंबर पे अब देखो बीकानेर की बिल्कुल छोटी सी, उससे बड़ी है गंगानगर की, इसका मतलब चौथे नंबर पे आपका कौन हो जाएगा, गंगानगर। एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि कितनी है, लेकिन मैप को देख के हम मोटा मोटी आइडिया तो लगा ही सकते हैं। और पाँचवें नंबर पे आपका कौन सा जिला हो जाएगा, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बीकानेर। तो ये आपका जो क्रम दे रखा है, क्योंकि जैसलमेर सर्वाधिक बनाता है और बीकानेर न्यूनतम बनाता है, ऐसे में ये जो क्रम आपको दे रखा है ये क्रम आपका हो जाएगा कौन सा क्रम, तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, अवरोही क्रम का मतलब घटता हुआ क्रम। जबकि इनको अगर आप उल्टा कर दें, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, ऐसे इनको पढ़ना चालू कर दें तो ये आपका हो जाएगा आरोही क्रम। बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़, बाड़मेर और जैसलमेर, ये कैसा क्रम हो जाएगा, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही या बढ़ता हुआ क्रम। तो ये थे आपके राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और अक्षांश देशांतरों से रिलेटेड थोड़े बहुत जो डाटा में चेंजेस हुए हैं उनको लेकर हमारे जो डाउट्स थे, उन डाउट्स को हमने प्रयास किया है कि इस वीडियो के माध्यम से हम उन डाउट्स को क्लियर करें। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये जानकारी उपयोगी होगी। धन्यवाद।